नमस्कार, आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से ये आप सबके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और उसका विकास लेकर के हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 115 पौधों की कहानी है और इन 115 जीवित पौधों के कोशिकाओं में निर्मित एंजाइम्स जो हमारी जीवित कोशिकाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनकी कहानी है। आज तक व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुपों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषध बनाने के तौर तरीकों पर बहस जारी थी और अनेक साथियों ने अपनी अनेक टिप्पणियां, अनेक आलोचनाएं प्रस्तुत की। तो हमें याद आता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वो दिन जब मैटी जी ने इस आश्चर्यजनक चिकित्सा पद्धति की खोज की होगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 150 वर्षों बाद भारत के विभिन्न विद्वान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इलेक्ट्रो और होम्यो शब्द के सिद्धांत को, इसकी दवाओं की क्रियाविधि को अलग अलग नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल वही कहानी जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो शायद 200 वर्षों तक लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी कि विभिन्न रासायनिक तत्वों का कोई एक क्रम हो सकता है, उनके गुणों का कोई एक सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन बाद में उसको लोगों ने स्वीकारा। मैं मैटी जी के समकक्ष तो नहीं हूं और न मैं मैटी बन सकता हूं। मैटी जी एक महान व्यक्तित्व का नाम है जिसने इस समाज को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूप में एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति प्रदान की। लेकिन दुख होता है जब हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की परिभाषा को तोड़ मरोड़ कर 50 तरीके से प्रस्तुत करता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिर्फ 2 शब्दों की बनी थी। मैटी जी ने इलेक्ट्रो होम्यो शब्द इलेक्ट्रो को त्वरित गति से कार्य करने वाली वैद्युत दर की समीक्षात्मक शब्दों से इसकी तुलना की थी। जैसे स्विच दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है, मैटी जी को लगा कि जब हम ये दवा देते हैं तो इसका त्वरित कार्य होता है, साथ ही उन्होंने इसको इलेक्ट्रो शब्द कहा। जो मेरी समझ में आता है, हमारे तमाम विद्वान तो उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, क्योंकि सब ये दावा करते हैं। वो इटली तक गए, वो जर्मनी तक गए, उन्होंने जेएसओ वर्क को देखा, बहुत लोगों ने जेएसओ वर्क को पत्र लिखा। तमाम लोग कहते हैं उनके अनुयायियों की किताबों को मैंने मूल रूप में मंगा लिखा है। हमारे एक विद्वान साथी, युवा साथी जो लगातार मेरी आलोचनाओं, मेरे वीडियो की आलोचना करते रहते, उन्होंने तो एक दिन अपने मेज पर दिखाया कि मैंने जर्मनी से और इटली से ओरिजिनल बुकें मंगा रखी हैं 20-25, और बिल्कुल फ्रेश पेज दिखा रहे थे। जैसे लगता है कि आज ही इटली और जर्मनी के प्रेस में उनको छाप के दे दिया है। बहुत दुख होता है जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इन 2 शब्दों की व्याख्या को 50 लोग 50 तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रो शब्द का तात्पर्य ही इलेक्ट्रॉन से है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शब्द बना, इलेक्ट्रिक में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चलते हैं। जो वेव चलती है, जो तरंगें चलती हैं, उन तरंगों में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पौधों की कोशिकाओं में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि एक केंद्र के अंदर होते हैं, केमिस्ट्री के सभी जानकार इस बात को समझते हैं कि न तो प्रोटॉन क्रिया करता है न न्यूट्रॉन क्रिया करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्रिया करता है अपने बाहरी कक्षा में, और क्रिया अगर ना करता तो शायद किसी दूसरे पदार्थ से न जुड़ता। इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति को लेकर के ही हम विभिन्न क्रियाविधियों का आकलन करते हैं। हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसकी भी दर, हम कोई विशिष्ट प्रकार के संश्लेषण करते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन की गति हम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मिश्रण और जिसको हम कह सकते हैं यौगिक बनाते हैं, वहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन की गति का अपेक्षित करते हैं। आयनाइजेशन करते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। कोलाइड्स बनाते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की क्रियाविधि को, इलेक्ट्रॉन की गति को हम नकार नहीं सकते अपने शरीर में। और हमारे शरीर को प्रकृति ने जब बनाया तो उसने 90% भाग पानी बना दिया।
10% भाग में ही हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां हैं, क्योंकि जलने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद मनुष्य के शरीर का जो राख बचता वही उसका जीव भार कहलाता है, और प्रत्येक जीव का जीव भार वही है जो बाद में अवशेष बचता है। तो एक व्यक्ति अगर 70 किलो का है और जलने के बाद उसकी राख मात्र 500 ग्राम निकलती, तो उसके बॉडी का वेट या उसका जीव भार 500 ग्राम ही माना जाता है वैज्ञानिक शब्दावलियों में या जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो जब प्रकृति ने ही पानी को चुना और पानी H2O से बना, और पानी की H2O में H आयन और OH आयन का सम्मिश्रण जो होता है, जो आयन बनते हुए इलेक्ट्रॉन के इधर और उधर आने से होते हैं, तो चाहे वो आयनाइजेशन हो, चाहे वो कोलाइड्स हो, चाहे वो जिसको आप कह लें कि एक बहती हुई परिपाटी हो, या तंत्रिकाओं में चलने का जो संप्रेषण की गति हो, ये सब इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं जो त्वरित गति से कार्य करती हैं वो इलेक्ट्रॉन के गति के अनुरूप कार्य करती है। इस नाते वो इलेक्ट्रो शब्द लगाया गया ताकि ये माना जाए कि इनकी गति बहुत तेज है, और इतनी तेज है जितनी गति तेज इलेक्ट्रॉन की होती है। ये बहुत स्पष्ट सी बात है, इसको समझने में पता नहीं क्यों हमारे साथी इस बात को नकारना चाहते हैं। और दूसरा शब्द जो होम्यो शब्द लिया गया, होम्यो शब्द होमो और होम्यो में अंतर है। होमो शब्द होम्योपैथी के शब्दावली का है, उन्होंने सम के समान सम माना, और हमने होमो शब्द होम्यो से लिया, होम्योस्टैटिक्स के होम्यो शब्द को पकड़ा, जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, और कोशिकाओं से मिलके बनते हैं ऊतक, तो सभी ऊतक, और ऊतकों से मिलके सभी अंग बनते हैं, इसलिए सभी अंग, और सभी अंगों से मिलकर शरीर बनता है, इस नाते संपूर्ण शरीर। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं अगर होम्योस्टैटिक्स में है, साम्य अवस्था में है, सम अवस्था में है, तो हमारे शरीर में रोग नहीं होता, हम रोग मुक्त हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर की एक भी कोशिका होम्योस्टैटिक्स से अलग जाएगी, तो उसी को मेंटेन करने के लिए हमको बाहर के एंजाइम्स देने पड़ते हैं। वो एंजाइम्स जाकर के उस पर्टिकुलर सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मोटिवेट करता है। अगर उस पर्टिकुलर सेल की क्रियाशीलता कम हुई है तो उसको ज़्यादा करता है, और अगर ज़्यादा हुई है तो उसको कम करता है, और ला करके फिर एज इक्वल, एज न्यूट्रल पॉइंट पर ला करके छोड़ देता है। ये काम है होम्योस्टैटिक्स का। यानी होम्योस्टैटिक्स इसको कहते हैं कि जब हमारा शरीर सभी अंग का सामान्य रूप से कार्य कर रहे हो, तो हम शरीर हमारा रोगमुक्त है, अर्थात हम होम्योस्टैटिक्स में हैं। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रो होम्यो शब्द यानी इलेक्ट्रॉन की गति को बना करके शरीर की सभी कोशिकाओं को होम्योस्टैटिक्स में रखना, ये हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ जो एंजाइम्स हैं ये कार्य करती हैं। अब सवाल इस पर आता है, हम अपने नए साथियों को जागरूक करने के लिए क्लास ले रहे हैं। आज हमारे पुराने साथी सब समझते हैं, और वो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में मुख्य दर्शक बने रहते हैं, और बाद में हमसे फ़ोन कॉल करके कहते हैं कि ग्रुप लॉक कर दीजिए, लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं या आप टिप्पणी ना करें। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, नए साथियों का अगर उत्साह है कुछ जानने का, तो उनकी भी जिज्ञासा को समाप्त किया जाना चाहिए। अब हमारे जो नए साथी हैं, मैं उनको बता दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शब्द यहीं से खोजा गया। बात आई कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कल एक 5 लीटर के जार में सिरप का बेस बनाते हुए एक फोटोग्राफ डाला गया, और उस सिरप के बेस पर लगभग 2 घंटे तक लगातार बहस जारी रही। उस 5 लीटर के सिरप बेस में बाद में हमारे एक साथी ने लिखा कि इसमें सोडियम बेंजोएट होता है। हमारे अगले साथी ने उस पर कमेंट किया कि भाई बेस तो किसी भी चिकित्सा पद्धति में लिया जा सकता है और इस पर कोई रोक तो है नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दे दिया बहुत बचकाना कि जैसे स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप किसी चिकित्सा पद्धति का स्पेशल नहीं है, इस नाते उसी तरीके से सिरप में भी जो बेस है वो किसी चिकित्सा पद्धति के स्पेशल नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ये तो कहानी थी नाम की। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तमाम सवाल इस बात के उठे कि क्या इसमें ऑइंटमेंट होना चाहिए, क्या इसमें इंजेक्शन बनना चाहिए, क्या इसमें कफ सिरप बनना चाहिए, क्या इसमें टॉनिक बनना चाहिए। तो मैंने एक लाइन में कहा कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रावधान नहीं है। इस पर बहुत सी बहस हुई। हमारे एक सीनियर साथी ने तो यहाँ तक लिखा कि सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते जब हम एल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं दवाओं देने में। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। एल्कोहल में जो दवा बनाई जाती है, चाहे वो मैटी जी के समय में थी या आधुनिक समय में है,
हमने आपसे बार बार कहा है कि एल्कोहल में ग्लोब्यूल्स बनाने का तरीका 5 ml मेडिसिन 450 ग्राम ग्लोब्यूल्स 20 नंबर की या 40 नंबर की लेकर के हम और उसमें हम 45 ml RS लेते थे, यानी 5 ml मेडिसिन और 45 ml RS लेकर के हम उसको 50 ml बना लेते थे और 50 ml का सॉल्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं द्रव सॉल्यूशन, हम उसको ग्लोब्यूल्स में डाल देते थे और अच्छी तरह हिला करके मिला करके और अखबार पर ग्लोब्यूल्स को रख देते थे और इसके बाद RS जो 45 ml हमने डाला था उसको पंखा चला करके उड़ा देते थे, यानी हमारे उस ग्लोब्यूल्स में RS का नामो निशान समाप्त हो जाता था और जो मेडिसिन थी वो हमारे ग्लोब्यूल्स में परिपूर्ण रूप से मिल जाती थी। केवल RS एक मीडिएटर होता था, ठीक उस तरीके जैसे हम कमरा कितना भी साफ कर लें, लेकिन अगर हम 2 बाल्टी पानी डाल दें तो हमारे धूल के कण बह जाते हैं, एक हमको मीडिया चाहिए। उसी तरीके से हम अपनी दवाओं को ग्लोब्यूल्स में मिलाने के लिए हमने RS का चयन एक माध्यम बनाया था। बाद में लोगों को ये लगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ अगर हम ग्लोब्यूल्स के रूप में देंगे तो होम्योपैथी वाले भी इसी तरह देते हैं, तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अंतर स्पष्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर विद्वान साथियों ने कहा तो फिर हम इसको डाइल्यूशन में ही इसको डाइल्यूट करके ही देना शुरू कर दें। तो उन्होंने डिस्टिल वाटर का प्रक्रम चुना, चूंकि जो फ्रेश वाटर है, अभी एक साथी ने सवाल किया था कि इसमें दवाओं में खट्टापन आ जाता है, बताएं क्या करें। दरअसल जो फ्रेश वाटर है, जब आप उसमें औषधियाँ मिलाते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें खट्टापन आ जाता है, फंगस इन्फेक्शन ऐसा दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन वो फंगस इन्फेक्शन होता नहीं है। आप दवाओं को हिला करके एक अच्छे कपड़े से उसको छान करके फिर रख दीजिए, दवाओं का जो उसकी क्वालिटी है वो बनी रहेगी। चूँकि फ्रेश वाटर ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता, इस नाते फ्रेश वाटर में दवाओं को देने का प्रावधान नहीं है और दवाएं चूँकि प्रिजर्व की जाती हैं, इस नाते डिस्टिल वाटर का सबसे अच्छा चयन है। डिस्टिल वाटर बनता कैसे, इस पर भी आप लोगों ने सवाल किया था। दरअसल डिस्टिल वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को खौला करके उसके वाष्प को ले करके ठंडा करके वो जो इकट्ठा किया था वही डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल किया जाता है, उसको भाप आसवन विष से प्राप्त किया जाता है, तो वो जो हमको द्रव मिलता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है और वो काफ़ी दिनों तक उसकी लाइफ होती है, इसलिए हम उसमें दवाएं बनाते हैं। RS का तात्पर्य सिर्फ इतने है कि RS को अगर हम 10 बूंद 4 बूंद डाल देते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी दवाएं सुरक्षित हैं। दरअसल RS डालने से ज़्यादा सुरक्षित दवाएं हमारी प्योर डिस्टिल वाटर में हैं। और डिस्टिल वाटर अगर आप अपने घर में बना सकें, कोई ऐसा पाइप लगा करके किसी प्रेशर कुकर में आप पानी को खोलाएं और प्रेशर कुकर से भाप को निकाल लें, हालांकि प्रोसेस लंबा है, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं। और नहीं तो आजकल सारी कंपनियाँ आपको डिस्टिल वाटर पैक करके देती हैं, बनी बनाई पैक आ रही हैं। और भी आपको बता दें, अगर आप नदियों के किनारे जहाँ से स्रोत वाले जितने लोग हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, अगर वो किसी नदी के स्रोत के पास हैं जहाँ से सीधे धारा निकल रही है, अगर वो आप जल ले लें तो उससे ज़्यादा शुद्ध जल कोई होगा ही नहीं दवा के लिए। चाहे वो गंगा का हो, चाहे यमुना का हो, चाहे किसी भी नदी का हो, जहाँ से नदी निकल रही है, अगर वहाँ पे आप उसको पानी कलेक्ट कर लें तो ये बहुत अच्छा है। या ऐसा स्रोत, मान लीजिए कुआं कहीं पर खोदा गया है और तुरंत उसकी जल धारा ऊपर आ रही है नीचे से निकल करके, तो भी बहुत अच्छा पानी है। इसीलिए हैंड पाइप से ज़्यादा अच्छा पानी कुएं का माना जाता है, अगर कुआं आपका सुरक्षित हो, उसमें ढका हो, सब देखा जाए। चूँकि जो कुएं का बेस होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है, बशर्ते आपके नल के पाइप के, नल का पाइप पतला होता है, उसके पानी का जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, नल के पाइप की अपेक्षा कुएं के पानी का पीना आपके पाचन क्रिया के लिए, आपके एक्सक्रेशन क्रिया के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक डिस्टिल वाटर और एल्कोहल की बात मैंने क्लियर कर दिया, मैंने आपको ग्लोब्यूल्स की बात क्लियर कर दी। अब आइए बात डाइल्यूशन की कर लें, क्योंकि हमारे साथी ने लिखा कि 200वें डाइल्यूशन पर भी बात कर लें। दरअसल डाइल्यूशन शब्द हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होना नहीं चाहिए था। कहाँ से आया, क्यों आया, इस पर एक बड़ी लंबी कहानी है। और फिर वही है चोर चोर मौसियाउत भाई, एक पुरानी कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में कही जाती है, चोर चोर मौसियाउत भाई। जिन लोगों ने दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की नकल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उसके समान बताना शुरू किया, तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी उन्हीं की पूजा करना शुरू किया। जैसे आज हम ये मान के चलें कि जितने लोग ऑनलाइन हैं ये हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे अनुयायी हैं। कल को आप हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं और हमारी जो लोग हमारी बातों को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कुछ आपका विचार नहीं मिलेगा, आप उनसे कुछ तर्क वितर्क करेंगे। ठीक उसी तरीके से सबके अपने अपने अनुयायी होते हैं, सबके अपने अपने कुछ लोग मानने वाले होते हैं। परिणाम पर तो लोग नहीं जाते हैं,
लोग ये देखते हैं कि हमारे फला लेखक ने ये किताब में ये कहा और वो उस तरह करके दे रहे हैं। उन्होंने कहीं पर दवाएं, उनकी सिद्धांत क्या है, वो होम्योपैथी के सिद्धांत बनाए गए हैं कि आयुर्वेद के काढ़े के आधार बनाए गए हैं कि यूनानी के जड़ी बूटी को पीस करके उसको घोल करके बनाया गया, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने जिस व्यक्ति से उनका लगाव है उस व्यक्ति की हर बातों को आत्मसात करके घूट करके पी जा रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मेरी किसी बात को ना माने। अगर मैंने ये कहा कि मेरी ये CNS की शीशी है और CNS में मैंने 6 दवाएं मिलाई हैं, तो आप इन 6 दवाओं को मिला करके मैं ये बताता हूँ कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है। जिस रोगी को 2 साल 3 साल से नींद ना आ रही हो, जिसको मानसिक परेशानी हो, जिसको डिप्रेशन हो, जिसको हाइपरटेंशन हो, उसको CNS की 5 बूंद और WE की 5 बूंद मिला करके दे दीजिए, आराम से 2 घंटा व्यक्ति सोएगा। इससे अच्छा सोने की दवा हो नहीं सकती, इससे अच्छा शांत की दवा कोई हो नहीं सकती। अब ये मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे अनुयायी हैं, मेरी बात को मान रहे हैं, तो आप मेरी बात को आंख मूंद करके मत मानिए। आप इसका प्रयोग करिए, प्रयोग करके देखिए। अगर आपको इसका परिणाम मिलता है तब आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के अनुयायी बनिए। लेकिन मैंने देखा है कि लोग अन्य जितने उनके गुरु हैं, जिनको गुरु मान रहे हैं या जिनकी चर्चा वो बार बार करते हैं, फलाने लेखक ने ये कहा, फलाने दवा कंपनी इस तरह बना रही है, बहुत अच्छी है, फलाना से मैंने मंगाया, उनसे मंगाया, तमाम नाम आते रहते हैं। तो अगर आप उनके अनुयायी हैं तो उनके द्वारा लिखी गई बातों का प्रयोग एक पर नहीं, कम से कम 10 से 20, 25, 50 रोगियों पर करके देखिए। अगर आपको परिणाम मिलता है तो आप उनको गुरु बिल्कुल मानिए। ये कहाँ कहा जा रहा है कि आप उनकी अवहेलना करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के द्वारा लिखी गई, मेरी इस किताब में लिखी गई सारी बातें सिर्फ मैंने कही है ना। अब आप इसका प्रयोग करके देखिए। अगर आपको लगता है कि इनकी इसमें जितने डायग्नोसिस किए गए हैं, जितनी दवाएं, जितने डोज लिखे गए हैं, अगर वो सब साबित हो रहे हैं तो मेरी बात सही है, और नहीं सही है तो आप उसको नकार भी सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसी को नकारना या किसी को स्वीकारना ये तो आपके परीक्षण पर आधारित है ना। कि अब डाइल्यूशन शब्द यहीं से आया कि जब D1 और D2 ये हमारे बॉडी के ब्लड और लिम्फ के जो उसकी विस्कोसिटी है, जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उससे मैच नहीं करते, नहीं तो हम D1 ही देना नहीं शुरू कर देते। जो CT की बात लोग करते हैं, कोहेवेशन टिंचर, जिसको हमारे एक वरिष्ठ साथी सुरेंद्र गुजराल जी ने कहा कि ये कोहेवेशन टिंचर है, मैंने मान लिया, चलिए CT उसी को कहते हैं। तो CT को ही क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर व्याख्या करें ना लोग। हम CT को फिर क्यों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1000 और 10वां और 100वां तक तोड़ने की विधि वो लोग बताते हैं। उसी क्रूड, जिसको क्रूड कहते हैं, क्रूड को ही दवा देना शुरू करें ना, क्यों नहीं देते हैं। और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की इस बात को मानने से वो इनकार क्यों करते हैं कि D1 और D2 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे ब्लड से मैच नहीं करती है। क्योंकि ब्लड में तभी कोई चीज़ बहेगी, तभी कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जब दोनों की ग्रेविटी सेम होगी। ये बात तो विज्ञान कहता है ना, ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव या डॉक्टर सुदामा प्रसाद या डॉक्टर रमाशंकर जी नहीं कहते, ये बात साइंस कहती है। साइंस के आधार पे जहाँ पर हम साइंस को नकार देंगे और केवल उसको हाइपोथेसिस या परिकल्पना में ले लेंगे, या एक जिसको हम कह लेंगे फिलोसफर बन करके, केवल दार्शनिक बन के कुछ भी बोल दें, उसका कोई तात्पर्य ना हो, ये तो कोई अर्थ हुआ नहीं। D1 और D2 जो फर्स्ट और सेकंड औषधियाँ तोड़ के बनाई जाती हैं वो हमारे ब्लड और लिम्फ के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैच नहीं करती हैं, इस नाते उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम उसको D3 में तोड़ देते हैं 1:9 के रेशियो में, तो 1:9 के रेशियो में तोड़ने पे उसकी ग्रेविटी मैच करने लगती है। और जब आप हमारे फार्मूले पे आ जाते हैं कि 1:9 से D3 लेकर के 5 + 455, अब किसी साथी ने कह दिया ये तो 1 और 89 का रेशियो आ रहा है। अरे भाई 189 के रेशियो पे आप क्यों जा रहे हैं। हमने कहा 5 धन 445 बराबर 450। अब आप 450 को मानिए तो 450 के द्रव में दवा कितनी है, 5 ml। अब 5 ml दवा है तो 190 का रेशियो हो गया। एक सीधे 10 गुना हमने 19 को सीधे 90 कर दिया। तो जब 90 कर दिया तो उसकी जो ग्रेविटी पावर थी हमारे ब्लड की, वो ग्रेविटी पावर भी 1/10 में बदल गई, और इसलिए हमारी दवाएं त्वरित कार्य करने लगी। हमने ना वहाँ पे कोई डाइल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया, ना हमने उसको उससे ज़्यादा डाइल्यूट किया, ना उसको हमने 4th ग्रेड का नाम दिया, ना उसको 5th ग्रेड का नाम दिया। हमने सीधे उसको 1/10 में तोड़ करके देना शुरू कर दिया, और 1/10 में देने से हमको लाभ होने लगा। हमने यही एक फार्मूला तय कर दिया। इसको क्या कहना है कि ये 5वां डाइल्यूशन दे रहे हैं कि 7वां डाइल्यूशन बना रहे हैं कि डॉक्टर ने 6वां डाइल्यूशन। अरे हम कोई डाइल्यूशन नहीं बना रहे। हमने 5 ml मेडिसिन लिया है, 445 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया है, और हमने उसको 450 ml बना दिया।
हम 450 ml से निकाल के रोगी को दे रहे हैं, हमारा रोगी ठीक हो रहा, हमारा यही फार्मूला है। इस फार्मूले को किस डायलूशन में दे रहे हैं? अब फिर लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी दवा अच्छी बनाती है? एलोपैथी का कोई व्यक्ति पूछता है क्या कंपनी दवा कैसे बनाती है? होम्योपैथी आयुर्वेद का व्यक्ति पूछता है क्या कि दवा कंपनी कौन बना रही है, कहाँ अच्छी बन रही है? वो टैबलेट लिख देते हैं, जाइए बाजार से ले लीजिए और खाइए इसको सुबह दोपहर शाम। रोगी ठीक हुआ तो डॉक्टर की वाह वाह, रोगी नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर दूसरा बदल देता है। वही स्थिति हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी होनी चाहिए। हम दवा बनाने वाली कंपनियों पर बार बार सवाल क्यों करते हैं कि कौन कंपनी अच्छी है, कौन कंपनी खराब है? हमको ये देखना चाहिए कि 5 ml मेडिसिन और 445 ml डिस्टिल वाटर मिला करके हम हर कंपनी की दवा को बना करके टेस्ट कर लें 2-2 रोगियों पर। और रोगी को क्या जरूरत है? आप अपने पे टेस्ट करिए ना। आपको अगर आप दवा लेते हैं, अगर दवा हार्मलेस है तो आपके ऊपर कोई नुकसान करेगी नहीं, और अगर दवा में कुछ भी मिला होगा तो आपके ऊपर कोई ना कोई उसका एंटी रिएक्शन हो जाएगा। आप अपने परिवार में अपने लड़के को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने चाचा पिता सबको उस पर टेस्ट कर सकते हैं। किसी को गैस बन रही है आप उसी दवा से निकाल के दे दीजिए आपके घर में, किसी का पेट दर्द हो रहा है आप उसी दे दीजिए, किसी का सर दर्द हो रहा है आप उसी दवा में से CNS बना करके दे दीजिए। अगर लाभ हो रहा है तो कंपनी अच्छी है। कंपनी के पीछे क्यों पड़े हैं? दवा बनाना कोहेशन क्या है और डिस्टिलेशन क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, क्या जरूरत है इसकी? जब आप ये सब पढ़ कर क्या है, वो आप पढ़ करके आप प्रैक्टिशनर है ना, ये क्लास प्रैक्टिशनर्स के लिए चल रहा है, तो आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें कि जो कुछ आपने पढ़ा आप उसको दरकिनार कर दीजिए। एक मोटा फार्मूला कि आप किसी भी कंपनी की दवा को मंगा लीजिए, उससे कहिए हमको D3 दीजिए। अगर वो कहता है ये D3 है तो उसमें से 5 ml निकालिए, 445 ml डिस्टिल वाटर मिला के उसको 450 बना लीजिए और उसमें से निकाल के 10 बूंद, 4 बूंद, 50 बूंद जो आपको उचित लगता है वो रोगी को दीजिए। रोगी आपका ठीक होगा तो आप भी अच्छे से डॉक्टर हैं। इसलिए दवा बनाने और उसके डायल्यूशन के चक्कर में मत जाइए। एक और सवाल आया था कि बहुत से पौधे भारत में मिलते नहीं हैं, तो लोग जाकर के उसके सूखे पार्ट्स को लेकर के आते हैं दिल्ली के मार्केट से, कलकत्ता के मार्केट से बना करके बेचते हैं, तो क्या बुराई है? अरे भाई बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन तब आयुर्वेद और यूनानी वाले भी तो वही करते हैं, काढ़ा और पाउडर बना करके वो देते हैं। तो फिर काहे नहीं हम उन्हीं को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान लें? काहे को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक नया संसार बनाए, एक नया घर बनाए? है इसका जवाब अगर आप लोगों के पास तो दीजिए। अगर सूखे पौधों के पार्ट को पीस करके, घोट करके और गर्म पानी में खौला करके उसके अर्क को निकाल के CT नाम दे दिया जाए, उसके अर्क को निकाल के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के स्पेसिफिकेशंस नाम दे दिया जाए, तो क्यों दिया जाए? क्यों इतनी जहमत ली जाए? फिर जाइए यूनानी वाले के यहाँ सरला में जाइए, उससे जड़ी बूटी ले लीजिए, आयुर्वेद वाले के यहाँ जाइए, उससे काढ़ा ले लीजिए, और आप भी एक जिसको कहते हैं मिक्सोपैथी का डॉक्टर बन करके अपने मरीज को ठीक करिए। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बैनर उतार दीजिए अपने पास से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जीवित कोशिकाओं के, जीवित पौधों के पार्ट को ही सड़ा और गला करके बनाने की प्रक्रिया है, और जो दवाएं उससे बन रही हैं, अब लोग कहते हैं कौन कौन बना रहा है भारत में। अब आपने पूरे भारत का ठेका तो नहीं ले रखा है। मैंने तो 2-3 कंपनियों का निरीक्षण किया, 2-3 जगहों पर मैं गया, मुझे वहां बनती दिखाई पड़ी, तो मैंने उसका नाम पर्सनल बता दिया आपको। भाई जो लोग बनाना जानते हैं, जो लोग बना रहे हैं वो अच्छे बना भी रहे हैं। अब जो पौधे भारत में नहीं मिल रहे हैं, सवाल इस पर आके अटक रहा है। तो आपके 89 प्लांट भारत में हैं, और जो रेस्ट प्लांट हैं 115 में, उन पौधों की अलग अलग वैरायटी भारत में है। हमारे एक साथी ने कहा कि वैरायटी अलग होगी तो उसके गुण धर्म अलग हो जाएंगे। अगर उसकी फैमिली एक है, उस फैमिली के फ्लावर और उसके पत्तों को, उसके फूल को और फल को देख करके फैमिली का अंदाजा लगाया जाता है। फ्लोरिंग, जिन लोगों ने पुष्पक्रम या फ्लोरिंग पढ़ा होगा या बॉटनी के जानकार होंगे वो जानते होंगे पौधों का विश्लेषण, पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो अगर उस ग्रुप का पौधा हमको मिलता है तो उस ग्रुप के अन्य पौधे में हो सकता है कि हमको पिछले पौधे में 10 लक्षण मिले हों जो विदेश में है, तो विदेश का पौधा इसलिए लिया गया कि वो विदेश में थे। मैटी जी विदेश में थे तो उन्होंने वहाँ के पौधों का इस्तेमाल किया। वो पौधे इटली में पाए गए होंगे, वो 10 प्रांत नहीं घूमे होंगे, 10 शहर नहीं गए होंगे या 10 देश नहीं गए होंगे, जो उनके आसपास के पौधे होंगे वो उस पर प्रयोग किए होंगे। आज जिनको हम भारत में 89 प्लांट कहते हैं, इसका मतलब कि इटली में या जर्मनी में भारत के 89 प्लांट थे ही नहीं, वहाँ पे उसकी दूसरी वैरायटी रही होगी। आज उसका नाम उन्होंने दिया तो हमने उसको यहाँ पे खोज लिया, हमारे यहाँ भी वो पाया जा रहा है। तो अगर हम भारतीय पौधों पर शोध करें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जीवित पौधों पर, तो क्या बुराई है इसमें? और हमको शोध ही तो करना है। हम घिसी घिसाई लकीर पर चल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास की कहानी कैसे कह सकते हैं? अभी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमारे IDC कमेटी के सम्मानित सदस्य का मैं नाम बता देता हूं आज पहली बार। मिस्टर हैं रवि प्रकाश सिंह, जो महावीर हॉस्पिटल के नई दिल्ली के CMO पद पर कार्यरत हैं।
उनसे मेरी फ़ोन टॉक होती रही लगातार। उन्होंने मेरी बुक को मंगाया। उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा कि डॉक्टर अनिल, आपकी बुक बहुत ही अच्छी है, आपने इसको जो कुछ समझाना चाहा है, कहना चाहा है, कम शब्दों में बहुत समझाया है समझने वालों के लिए, ये गागर में सागर है। लेकिन इसके पहले की जो 50 किताबें हम लोगों को दी गई हैं, हर प्रपोजिस्ट की 29 प्रपोजिस्ट की कॉपियाँ हम लोगों को मिली और हम लोगों ने उसकी एक एक लाइन इतनी ज़्यादा पढ़ ली जितना लिखने वाले ने उसको लिखते समय नहीं पढ़ा होगा। ये उनकी भाषा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मुझे जितनी पुस्तकें दी गई, मैंने सारी पुस्तकों की एक एक लाइन अंडरलाइन करके उसके नोट्स बनाए और उन सारे अंडरलाइन नोट्स करने के बाद मैं इतना दिग्भ्रमित हो गया कि मुझे लगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास लिखे हुए हैं। और आपकी किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये किताब कुछ बता रही है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कहानी को सच बताना चाहती है। उन लोगों ने कन्फ्यूज कर दिया जितनी किताबें गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IDC कमेटी का मेंबर बोल रहा है। जिसको जांच करने के लिए मिले हैं वो लोग पढ़ करके उनका माथा पक गया। इसी नाते 27 तारीख की मीटिंग को पोस्टपोन किया गया कि इस पर किया क्या जाए। जब ये 29 प्रपोजिस्ट 29 तरह के किताबों को ला रहे हैं, 29 तरह के सिद्धांत ला रहे हैं, तो किस सिद्धांत को माना जाए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर मान्यता देने का मन भी हम लोग बनाए, सरकार बनाए, तो करे क्या। समस्या यहाँ पर आके खड़ी है। और फिर वही समस्या उन्होंने भी पूछा हमसे कि डाइल्यूशन क्यों आपके यहाँ यूज हो रहा है, जब आपके यहाँ डाइल्यूशन का कोई नाम नहीं है। आपके यहाँ पेटेंट क्यों बन रहे हैं, पेटेंट अभी मान्यता मिली नहीं और पेटेंट आप पहले बाजार में तैयार किए बैठे हैं। इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फूड प्रोडक्ट का लाइसेंस लेकर के आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पेटेंट बेच रहे हैं। इन सवालों का जवाब जैसे मैंने दिया है ऐसे लोगों से पूछा जाएगा। जो एक र्यूमर चल रहा था कि संस्थानों की जांच हो रही है, वो र्यूमर तो नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि लोगों की जांच होगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के पहले। और ना ही डाइल्यूशन माना जाएगा, ना ही पेटेंट माना जाएगा मान्यता तक। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक अलग घर स्थापित करने का नक्शा आपको जमा ही करना पड़ेगा। होम्योपैथी या आयुर्वेद की फार्माकोपिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्माकोपिया नहीं मानी जाएगी। आप सरल शब्दों में बताइए कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा कैसे बनाते हैं, आप वही विधि बता दीजिए। और मैंने वही विधि उनको बताया है कि 1 लीटर हम पानी लेते हैं और उसमें हम 10 ग्राम पत्ती डालते हैं, तो हमारी एक दवा कम से कम 6 महीने में तैयार होती है। फिर हम 1 लीटर पानी को बदलते नहीं, वो पानी कम होता जाता है और पत्ती बार बार डालते जाते हैं। जब पत्ती सड़ना बंद हो जाती तो हमारी दवा तैयार हो जाती है। वो दवा हमारी कहलाती है D1 और फिर उसको 1/9 में तोड़ के D2 में लेते हैं, फिर 1/9 में तोड़ के D3 में लेते हैं और D3 के बाद फिर 5 ml प्लस कर लेते हैं। वो बातें उन लोगों की समझ में आ रही क्योंकि हमने बहुत संक्षिप्त और सरल बताया है। हमारे अनेक विद्वान कहते हैं हमने चूहों पे इसके परीक्षण कर लिया है, हमने खरगोश पे इसका परीक्षण किया, तमाम तरह की टेस्टिंग का ऑब्जर्वेशन की, इतनी मोटे पन्ने उनको सौंप दिए हैं। वो कहते हैं, मुझको दिखा रहे थे वो वीडियो कॉल पर कि ये देखिए इसका क्या तात्पर्य है। जब 150 वर्षों से आप सीधे मनुष्य पर प्रयोग कर रहे हैं तो आज चूहे बिल्ली पर प्रयोग आप क्यों करने लगे। इसका जवाब वो लोग देना जिन लोगों ने प्रपोजल कमेटी में इस तरह के पन्ने लगाए हैं। वो बताएं कि आज उनको चूहे बिल्ली पर खरगोश पे प्रैक्टिकल करके एक दूसरे चिकित्सा पद्धति की नकल करके क्या मिला। बार बार वो लोग कह रहे थे हमको क्लिनिकल डाटा दीजिए। ये लोग क्लिनिकल डाटा समझ ही नहीं पा रहे थे क्लिनिकल डाटा का मतलब क्या है। वो ये कहना चाह रहे थे कि आप अपने रोगी को किस आधार पर देखते हैं, आप अपने रोगी को दवा देते समय आपके दवाओं के चयन करने का तरीका क्या होता है, आप दवाएं पाते कहाँ से हैं, दवाएं आपकी बनाई कैसे जाती हैं। उन्होंने ये मांगा था। उन्होंने ये नहीं मांगा था कि आप चूहे पे कितना प्रयोग किए, फिर आपने हाथी पर कितना प्रयोग किया, फिर खरगोश पे कितना प्रयोग किया, इसमें अल्कोहल कितना % है, इसमें दवाओं का % क्या। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने क्लिनिकल डाटा मांगा था। क्लिनिकल डाटा का मतलब जो क्लिनिक के अंदर के डाटा उपलब्ध हैं, जो आप रोगी और चिकित्सक के बीच का जो क्रम है उसकी डाटा मांगा था। तो वो तो हम ही आप देंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दवा बनाने वाले कहाँ देंगे, किताब लिखने वाले कहाँ देंगे, मेडिकल कॉलेज संस्थान बड़े बड़े बैनर लगा करके AC कार में घूमने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पैसा पैदा करने वाले कहाँ देंगे। इसलिए मेरे साथियों, नौजवान साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, मैंने कोशिश किया कि आपको बताने का प्रयास करूं। बस चलते चलाते सोडियम बेंजोएट पर बात रह गई। सोडियम बेंजोएट में सोडियम और बेंजोएट ये 2 बेस मिले हुए हैं केमिकल के। और जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई भी बेस लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एंजाइम्स बेस टूट जाएगा, हमारे एंजाइम्स क्रियाशील नहीं रहेंगे। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिस्टिल वाटर के अलावा अन्य कोई बेस मान्य नहीं है और ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्रम में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जोत जगाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे
वो जंगलों में जा करके जड़ी बूटियों को ला करके और सिलबट्टे पर या अपने उस पर पीस करके और तुरंत उसको दवा बना करके ताज़ा दे देते थे और रोगी ठीक हो जाता था। न वो कहीं काढ़ा रखते थे, न वो उसको कहीं सुखाते थे। वो तुरंत अगर रोगी उनके पास कोई आया, ऐसे तमाम सिद्धांत हैं, रोगी आया और उठ करके अपने जंगलों में गए और 2, 4, 10 मिनट 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आए और हाथ में उनके 4-5 पत्तियां या कुछ तने हैं, उसको उन्होंने अपने उसमें पीसा, रगड़ा और इसके बाद रोगी को दिया और कहा इसकी गोली बना करके ताज़ा खा जाओ। तो वो क्या थे, वो जीवित प्लांट के था, वो तुरंत तोड़ के लाते, तुरंत देते थे। हमारे यहाँ एक पौधा आता है, हम लोग उसको अगर चोट लग जाए तो हाथ में निकाल करके और रस उसका गार करके घाव पर गिराते हैं, ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाती है। हमारे यहाँ उसको कुकरौंधा कहते हैं, एक बड़ा सा प्लांट निकलता है। तमाम ऐसे पत्ते हैं, लठ जीरा आता है, सांप और बिच्छू के काटने पर उसको तुरंत गाड़ दिया जाता है। जो काम जीवित पौधों से होता है वो सूखे हुए पार्ट से नहीं हो पाता है, उसका तरीका अलग होता है। सूखे हुए पार्ट की दवाओं को बनाने का तरीका आयुर्वेद और यूनानी वाले बेहतर बता सकते हैं। मैं इलेक्ट्रोहोपैथ हूँ, मैं किसी चिकित्सा पद्धति की आलोचना नहीं करता, मैं इलेक्ट्रोहोपैथी के बारे में बेहतर बता सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।